बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास पंजाब बोर्ड उसकी एक्सरसाइज नंबर 14.4 को समझेंगे। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये लिखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड फॉर विच द गिवन वेक्टर्स आर थ्री एजेस। तो ये इसके अंदर कह रहे हैं कि आपने ना वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड जो है ना वो फाइंड करना है। अब ये पैरेललोपिपेड होता किस तरह का है, इसकी मैं आपको सबसे पहले डायग्राम दिखाता हूँ। तो ये जो आपको डायग्राम्स इधर नजर आ रही हैं, ये पैरेललोपिपेड्स की डायग्राम्स हैं। तो इसके ना छह फेसेस होते हैं। मसलन ये चार साइडों पर हो गए, एक ऊपर हो गया, एक नीचे इसका फेस होता है। तो ये सिक्स साइडेड फेस वाली ना डायग्राम होती है या फिगर है, जैसा कि आपको इधर नजर आ रही है। तो इसको ना पैरेललोपिपेड कहते हैं इसका जो वॉल्यूम है वो आपने ना फाइंड करना है। तो इसको किस तरीके से फाइंड किया जाता है, इसका जो फार्मूला है वो ये होता है कि U डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। तो इस फार्मूले के मुताबिक हम क्या करते हैं जी, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड फाइंड करते हैं। अच्छा, अगर सिर्फ होता ना V क्रॉस डब्ल्यू, तो फिर आपने याद रखना, आपने क्या ऊपर लिखते थे, जो इससे पिछली एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमने ये चीजें पढ़ी थी कि हम ऊपर ना I J K लिख लेते थे। और फिर ये जो V वेक्टर है ना, इसकी मतलब V1 V2 V3 इधर लिख लिया जाता था। फिर W1 W2 और W3 को इस जगह पर लिख लेते थे। लेकिन अगर हमारे पास तीन आ जाए ना, मसलन तीन वेक्टर्स आ जाए, एक U है, एक V है और एक W है, तो फिर आपने याद रखना है, आपने ऊपर ना I J K नहीं लिखना है। तो इसके ऊपर तो I J K लिखा जाता है ना अगर क्रॉस हो। तो अगर हमारे पास एक डॉट हो और एक क्या हो, क्रॉस हो, तो फिर हमने ऊपर I J K नहीं लिखना होता है। सिर्फ हमने ना U के जो कोफिशिएंट है वो इधर लिख देने हैं, V के दूसरे नंबर पर, और W के तीसरी रो के अंदर हमने लिख लेने हैं। तो ये एक इसके अंदर ना आपने जो पॉइंट है ना याद रखना है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड के अंदर हम क्या कहेंगे, वो बराबर है U डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। तो इसके अंदर हमने डिटर्मिनेंट ही लेना है, लेकिन ऊपर I J K नहीं लिखना है। जब डॉट और क्रॉस दोनों आ जाए फिर ऊपर I J K नहीं लिखते हैं। तो ये देखें, ये लिखा हुआ है थ्री, ये टू, और इसके अंदर जे कोई नहीं है। अगर जे नहीं है तो फिर वो जीरो लिख लेंगे, 3 0 2। इसके अंदर आई के साथ कुछ नहीं है तो वन, ये जे के साथ टू और के के साथ कुछ नहीं है तो वन, 1 2 1। इसके अंदर आई नहीं है तो आई को जीरो लिख लेंगे। जे के साथ कुछ नहीं है तो माइनस है तो ये -1 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा। 0 -1 और 4 इस जगह पर। इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो ये सबसे पहले थ्री को लिखना है, ये रो ये कॉलम छोड़ देना। ये टू ने फोर से मल्टीप्लाई होना है, 8। फिर माइनस फार्मूले का और एक ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये +1 आ जाएगा, 8 + 1। इसी तरह ये पहली टर्म प्लस की होती है, दूसरी माइनस की, तीसरी फिर प्लस की होती है। अब ये जीरो है तो सारी चीज जीरो हो जानी है। तो बाकी वो लिखने की जरूरत नहीं है कि 1 को 4 से, फिर -0 को 1 से, वो लिखा लिखा हुआ नहीं है। फिर ये 2 लिखा और सेम इसी तरह ये रो और ये कॉलम छोड़ के इन चार से ये वाली ना वैल्यू लिख लिया। तो एंड के ऊपर 27 - 2 करेंगे तो 25 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद ये अब यू वी और डब्ल्यू वेक्टर चेंज हो गए हैं। अब इसके मुताबिक आपने वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड फाइंड करना है। तो ये यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू वेक्टर लिखा, फिर इसका डिटर्मिनेंट आपने लेना, फिर उसका आपने डिटर्मिनेंट ओपन करना, तो 14 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये अब हमारे पास U, फिर ये V और ये हमारे पास W, ये हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं। इनको भी सेम उसी तरह ना डॉट और क्रॉस लिखना है, U डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। फिर ये डिटर्मिनेंट बनाना है, इसमें I J के ऊपर नहीं लिखने, और बाकी इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी, 10 इसका आंसर आ गया। अच्छा, उसके बाद जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहे हैं जी, B क्रॉस C, और आगे लिखा हुआ है B.C और A। फिर इधर ना ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ होगा, तो इस जगह पर ना शुरू पे होगा A डॉट। फिर आगे क्या लिखा हुआ है जी, B क्रॉस C, फिर B.C क्रॉस A, फिर C.A क्रॉस B। यानी कि ये इक्वल है, यानी कि ये चीज इसके इक्वल है और ये चीज इसके इक्वल है। यहाँ ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, यानी कि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। तो ये इन्होंने ना A B C की वैल्यूज दी हुई हैं। ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है और ये C वेक्टर है। तीन वेक्टर ना हमारे पास दिए हुए हैं। तो सबसे पहले ना हम A डॉट B क्रॉस C लिखते हैं। ये A की वैल्यू आ जाएगी, इधर B की वैल्यू आ जाएगी और ये C की वैल्यू आ जाएगी। इसका डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, इसका आंसर आएगा 117। फिर
डॉट सी क्रॉस ए, सबसे पहले आपने बी की वैल्यू लिख लेनी है, फिर सी की लिख लेनी है, और इधर ए की वैल्यू लिखनी है। इसको भी हल करेंगे तो 117 इसका आंसर आएगा। इसी तरह सी डॉट ए क्रॉस बी लिखा, सबसे पहले सी की वैल्यू, फिर ए की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू, इसका भी डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो 117 आएगा। तो इसका मतलब तीनों का जवाब सेम है। तो ये चीज और ये चीज यहाँ पर ना साथ बीच में ना सी भी आना, सी डॉट ए क्रॉस बी, या सी डॉट वो लिखना भूल गए। तो ये चीज क्या होगी जी, प्रूव होगी यहाँ। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अंदर एक वेक्टर ये है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है, ये तीन वेक्टर है, और तीनों वेक्टरों को हमने को प्लेनर ना प्रूव करना। तो जिस चीज का जवाब जीरो आ जाए ना, उसका डिटर्मिनेंट लें और जवाब जीरो आ जाए, तो वो वेक्टर क्या होता है, को प्लेनर होता है। तो आपने यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू लिखा, तो ये हमने वैल्यूज लिख ली, ये यू की वैल्यू लिखी, फिर वी की, फिर डब्ल्यू की, इसको हल किया, और एंड के ऊपर आंसर कितना आ गया जी, जीरो आ गया। अगर आंसर जीरो आ जाए तो ये चीज क्या होती है जी, कोप्लेनर होती है। ये ऐसे क्वेश्चन ना शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। फिर कह रहे हैं फाइंड द कांस्टेंट अल्फा, आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये कह रहे हैं ये क्या है जी, कोप्लेनर है। तो इसका मतलब इसके डिटर्मिनेंट को आपने ना जीरो के बराबर पुट करना है। तो फिर आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू लिखा, तो ये हमारे पास है पहले नंबर पर यू की वैल्यू, फिर हमारे पास है वी की वैल्यू आ जाएगी, फिर डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी, और इसको जीरो के बराबर प्रूव करेंगे। ये सारी लेफ्ट साइड को हमने हल किया, और इसको हमने किसके बराबर रखा जी, जीरो के बराबर रखा। तो इसको फिर ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करते हैं, ये चीज आ जाएगी इसके अंदर, ये -3 अल्फा और माइनस अल्फा, ये -4 अल्फा हो जाएगा। 14 और 6, 20, 20 में से 10 को निकाल लेंगे तो 10 रह जाएगा। ये बराबर जीरो, -4 अल्फा इक्वल टू -10, माइनस और माइनस खत्म हो जाएगा, अल्फा बराबर 10/4। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 5/2। तो ये हमारे पास ना अल्फा का आंसर आ गया। तो सिर्फ इसके अंदर कोप्लेनर था, तो डिटर्मिनेंट को जीरो के बराबर हल करना था, लिख कर ना फिर ये अब हमारे पास एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर, इसको यू वी और डब्ल्यू का नाम दे लिया। अब ये कोप्लेनर है, तो इसके डिटर्मिनेंट को किसके बराबर पुट करना है, जीरो के बराबर पुट करना। इस सारी चीज का ना ये हमारे पास जवाब आएगा -2 -4 अल्फा स्केयर +4, ये किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। तो ये अल्फा स्केयर आ गया जी, ये वाला -4 अल्फा स्केयर, ये 4 इधर आकर -4 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अल्फा स्केयर इज इक्वल टू 4/4, ये दोनों कैंसिल होकर 1 आएगा, अल्फा स्केयर इज इक्वल टू 1। फिर इसके जब हम स्केयर रूट लेंगे ना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा +-1। तो ये आपने याद रखना, इधर अल्फा की पावर 2 है ना, अल्फा स्केयर है, तो अल्फा के दो जवाब आने हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। जिस तरह होता है ना, ये प्लस माइनस लिखते क्यों हैं? उसकी वजह ये है कि अगर मैं -1 का स्केयर लिखूं फिर भी 1 जवाब आता है, अगर मैं +1 का स्केयर लिखूं फिर भी जवाब क्या आता है, 1 आता है। तो अल्फा है ना, -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। तो हम कहेंगे अल्फा किसके बराबर है, +-1 के बराबर है। तो इस वजह से ना ये प्लस माइनस लिखा जाता है। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं जी क्या उन्होंने बात पूछी हुई है, ये इधर से जरा अरेज कर देते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं प्रूव दैट द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर्स आर ए बी और सी, ये तीन पोजीशन वेक्टर उन्होंने दिए हुए हैं, और डी भी दिए हैं। अब ये कह रहे हैं इनको आपने ना कोप्लेनर जो है ना प्रूव करना है। तो इनको कोप्लेनर जो है ना प्रूव करना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके ना ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। प्रूव दैट पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर से ना आप सबसे पहले क्या करें, पॉइंट बना लें। तो मसलन ये वाला जो ए पॉइंट है ना, ये असल में ओ ए इसका पोजीशन वेक्टर है। तो इधर अगर हम ओ ए लिखेंगे ना, तो ये वाले अंदर वाली जो वैल्यू है ना, उसको इधर लिख लेंगे। इसी तरह जो बी का पोजीशन वेक्टर है ना, उसको हम क्या लिखेंगे, ओ बी, और ये वाली वैल्यू हमने इधर लिख ली। सी का लिखा जी ओ सी, डी को लिखा जी ओ डी लिखा। ये लिखे क्यों है, उसकी वजह ये है कि जब हमने ए बी फाइंड करना होता है ना, वो B-A के बराबर होता है। तो इसको फिर हम ओ B-O ये करके ना लिखना होता है। तो ये पहले ना हम वैल्यूज निकालते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका आपने करना क्या। ये हमने ना ए बी फाइंड किया, जो O B-O के बराबर है, ये आंसर आ जाएगा। यानी कि पहले आपने बी की वैल्यू लिखनी है, तो फिर माइनस करके ए की वैल्यू लिखनी है। तो ये बी की वैल्यू देखें, ये क्या है जी, 3i-2j +4k, ये किसकी वैल्यू थी,
बी की वैल्यू थी, फिर जो ए की वैल्यूज है इनके साइन चेंज करके लिखने हैं। ये -6 है, इधर +3 है, इधर -3 2 है, इधर -2 करके लिखा, ये हमारे पास आ गया। ये ए बी आ गया। फिर हमने ए सी जो है ना वो फाइंड करना है। फिर हमने ए डी फाइंड करना है, यानी कि जो ए है ना, ए को आपने बी के साथ, फिर सी के साथ और डी के साथ, ए बी, ए सी और ए डी, ये तीन आपने ना वैल्यूज निकाल लेनी है। अच्छा, ये जब तीन वैल्यूज आ जाएंगी ना, फिर हम यूं लिखेंगे ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, यानी कि इसका ये फार्मूला होता है कोप्लेनर को ना प्रूव करने के लिए। अगर हमारे पास कितने पॉइंट्स हों, 4 पॉइंट्स गिवन हो, तो फिर हम इस तरह लिखते हैं ए बी, फिर ए सी, फिर ए डी। ए को ना आपने बी सी डी के साथ ना मिला के वेक्टर बनाने होते हैं। ये हमारे पास ना तीन जो वेक्टर्स बने हुए थे, उनके जो है ना कोफिशिएंट इस जगह पर लिख कर फिर इसको सॉल्व करें, तो ये हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फिर हम कहेंगे ये क्या है जी, कोप्लेनर है। तो इस तरह करके इसको ना प्रूव करना था। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 6। इसके अंदर कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपने इस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर इसकी और इसकी। ये क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट्स हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला पार्ट है, इसके मजीद आगे ना 4 पार्ट्स हैं। तो इसको पहले हम ना सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको इधर दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है 2i क्रॉस 2j डॉट के, ये चीज लिखी हुई है। तो इसके अंदर अगर हम चाहें ना, तो ये जो 2 2 लिखा हुआ है ना, 2 2 टाइम्स कितना होता है 4, इसको बाहर लिख लिया, आई क्रॉस जे लिख लिया, और आगे क्या आ गया, डॉट के आ गया। अब यहाँ पर ना यूं मैं एक सर्कल बनाता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ जी आई जे के, ये आई है, ये जे है, और ये के है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ आए, आई से जे की तरफ आए, तो ये आगे कौन सी चीज आती है, के आती है। आई क्रॉस जे ना के बराबर है। अगर के से जे से के की तरफ जाएं, तो अगर मैं जे से के की तरफ आऊंगा, तो आगे क्या आ गया जी, आई आ गया। तो इधर हमें पता है जे क्रॉस के ना आई के बराबर होता है। अगर हम के से आई की तरफ आए, के क्रॉस आई, ये किसके बराबर होगा जी, जे के बराबर होगा। तो ये इस तरह लिखे जाते हैं। तो ये जो लिखा है ना, जे क्रॉस आई क्रॉस जे, ये किसके बराबर आ जाएगा, के बराबर। फिर के, और ये बाहर क्या, डॉट के, डॉट के जो है ना, ये 1 के बराबर होता है। यानी कि डॉट, सेम चीज का डॉट लें ना, वो 1 के बराबर होता है, और अगर क्रॉस लें तो वो 0 के बराबर होता है। अगर के क्रॉस के होता ना, वो 0 हो जाना था। अगर डॉट की बात करें ना, के डॉट के, वो 1 के बराबर होता है। तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। इसी तरह अब ये है, तो ये अगर हम डॉट की बात करें, तो डॉट के अंदर ना आपने पहले इसको ना क्रॉस को हल किया इन्होंने, इस साइड पर ये क्रॉस को हल किया के से आई की तरफ। ये के से आई की तरफ आए तो वो जे के बराबर होता है। के क्रॉस आई किसके बराबर है, जे के बराबर है। फिर जे डॉट जे, सेम चीज का डॉट लें, वो 1 के बराबर होता है। फिर 3 1 3। अच्छा, अब ये ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चीज लिखी है, तो इसका मतलब होता है पहला डॉट और दूसरा क्रॉस। तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। फिर के डॉट के 1 के बराबर आ जाएगा। फिर इसी तरह ये आई डॉट आई क्रॉस के। अब आई से के की तरफ अगर आए, आई से के की तरफ, यानी कि ये उल्टा आएंगे आई से के की तरफ, तो वो माइनस जे के बराबर होगा। फिर माइनस बाहर आ जाएगा। आई और जे का अगर हम डॉट लें, तो वो 0 होता है। तो ये 1 उस टाइम होता है डॉट जब दोनों सेम हो। जब हम लिखेंगे ना आई डॉट आई, वो 1 होता है, जे डॉट जे वो 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। और अगर ये मुख्तलिफ हो, आई और जे लिखा हो, तो वो 0 के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। तो इस तरह ना ये जो क्वेश्चन थे इन्होंने सॉल्व होना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट था, उसने इस तरह सॉल्व होना था। अच्छा, अब इसका आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। इसके अंदर ना यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू प्लस वी डॉट डब्ल्यू क्रॉस यू प्लस डब्ल्यू डॉट यू क्रॉस वी, ये बराबर है 3 टाइम्स यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू के बराबर। इसको हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले ना हम यू नाम रख लेते हैं इसके, A1 I+B1 J+C1 के, ये यू का बन गया। ये वी के अंदर A2 B2 C2, डब्ल्यू के लिए A3 B3 C3, ये इस तरह करके लिख लिया। फिर इसका आप डॉट लें, तो ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये इस तरह आ जाएगा। इसको अगर हम यूज सॉल्व करें, तो इन्होंने किया क्या कि
R1 और R2 को ना इंटरचेंज किया, इन दो की जगह चेंज किया, तो ये बीच में ना माइनस आ जाएगा। फिर वो 2 और 3 की जगह चेंज करेंगे, इन दो की जगह चेंज करेंगे, तो फिर एक माइनस आ जाएगा। अगर 2 बार माइनस माइनस, वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये चीज हम किस तरह लिख सकते हैं? ये हमारे पास क्या है जी, V है। सबसे पहले क्या था, U है। ये V और ये W है। क्योंकि हमने ना U को नाम दिया हुआ ना A1 का, ये U हो गया। और A3 वाला किसको नाम दिया हुआ, W को। तो ये इस तरह करके आ जाएगा। ये हमारे पास चीज जो है ना ये बनेगी। तो ये बराबर आ गई जी V। ये पहले नंबर पर V है, फिर दूसरे नंबर पर W है, तीसरे नंबर पर U है। तो ये इस चीज के बराबर आ गया। तो ये सारी चीज किसके बराबर है, ये सारी चीज इस चीज के बराबर है। U डॉट इस चीज के ये बराबर थी ना, शुरू में हमने इधर से शुरू करके ये वाली चीज बनाई है। तो इसकी हम दूसरी साइड के ऊपर ना ये चीज लिख सकते हैं, यानी कि ये चीज बराबर है इस चीज के। तो ये इन्होंने ना लिख दिया। तो यहाँ ये वाली चीज इस चीज के इक्वल है, ये इस तरह करके इन्होंने ना इस जगह पर लिख दिया। अच्छा, अब सिमिलरली ना, अब हम दूसरी चीज को ना इस चीज के बराबर प्रूव करते हैं। तो जिस तरह उसको प्रूव किया, सेम आपने इसको प्रूव करना है। तो फिर हम कहेंगे कि ये जो हमारी ये साइड है, ये तीनों जो है ना, उनका सेम जवाब आएगा। तो बाकियों को भी इसी तरह प्रूव करना है। ये पहली को तो इसी तरह रहने देना है। ये जो दूसरी चीज है, ये भी इसी चीज के बराबर आ जाएगी। ये जो तीसरी चीज है, ये भी इसी चीज के बराबर आ जाएगी। ये तीनों सेम बन गई हैं, तो ये 3 टाइम्स बन जाएगा U.V क्रॉस W। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसने सॉल्व होना था। अच्छा जी, उसके बाद आ गया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। जो टेट्राहेड्रॉन है, इसका आपने वॉल्यूम मालूम करना है। A B C D की वैल्यू दी हुई है। इसके अंदर भी आपने वही काम करना है कि ए को बी के साथ, सी के साथ और डी के साथ आपने AB AC और AD, ये तीन जो है ना ये आपने मालूम करनी है। ये तीन वेक्टर हमारे पास आ जाएंगे। फिर एक डॉट और एक क्रॉस जो है ना वो आपने फाइंड कर लेना है। तो ये हमारे पास ना आ जाएगा। इसमें ना आपने काम करना होता है कि 1/6 से ना मल्टीप्लाई करना होता है, या 6 से डिवाइड कर लें, या सारी चीज को 1/6 से मल्टीप्लाई कर लें। तो ऊपर वाले का जवाब कितना है, 16। 16 को 6 के ऊपर डिवाइड करें तो 8/3 आ जाएगा। इसको 2 के टेबल पर ना हमने डिवाइड करके देखा है, तो ये 8/3 आ जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन साथ क्यूबिक यूनिट लिखते हैं, क्योंकि इसके अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, लेंथ विड्थ हाइट होती है, इस वजह से क्यूबिक यूनिट साथ लिख दिया जाता है। फिर इसी तरह ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, A B AC AD, ये हमने फाइंड कर लेने हैं। फिर इसका डॉट और क्रॉस लिया, यूं डिटर्मिनेंट बना कर लिया जाएगा। ऊपर I J K नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तीन अगर वेक्टर हो ना तो फिर I J K नहीं लिखते हैं। ये 4 इसका आंसर आ जाएगा। फिर AB.AC क्रॉस AD, ये लिखा, इस सारे का आंसर कितना आया था, 4। 4 को 6 के ऊपर डिवाइड करना है, क्योंकि इसकी ना यानी कि ये फार्मूला होता है कि 1/6 और ये सारी चीज। तो फिर इसे हल करेंगे, 2/3 क्यूबिक यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, प्रूव दैट द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर आर। ये हमारे पास ना 4 पॉइंट दिए हुए हैं, और कह रहे हैं ये को प्लेनर है, इसको प्रूव करें। तो सबसे पहले आप इनके वो बनाएं, ए से बना लें OA, इसको क्या लें जी OB, ये OC OD। फिर आपने ना सेम वही काम करना है, AB फाइंड करना है, AC फाइंड करना है, और AD फाइंड करना है। तो ये तीन हम फाइंड कर लेंगे। AB बराबर है OB माइनस OA, AC बराबर है OC माइनस OA, AD बराबर है OD माइनस OA। ठीक है, ये माइनस करके ये हमारे पास ना चीजें बन जाएंगी। एक मसलन ये आ गया जवाब। एक हमारे पास ये आ गया, एक इससे नीचे ना इस जगह पर गिवन होगा, ये आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। फिर इसका डॉट और क्रॉस लिया, और अगर इसका जवाब किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आया, तो ये क्या होगा जी, कोप्लेनर होगा। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन बहुत अहम हैं, तो ये पेपर में ना पूछे जा सकते हैं, सारे आसान भी हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अच्छा, अब हमारे पास ना 3 वेक्टर्स हैं, ये 3 वेक्टर्स हैं। उसके बाद इस चीज को हमने प्रूव करना है जी, ये इस चीज के बराबर है। तो ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको हमने इस जगह पर लिख लिया। अब इसके अंदर जो चीजें लिखी हैं इनको हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। U को V के साथ लिखा, ये आ गया। V को U के साथ लिखा, ये आ गया। फिर W को W के साथ लिखा, फिर W को U के साथ लिखा। अब ये चीज सेम है,
सेम चीज का क्रॉस लें तो वो जीरो के बराबर होता है। बाकी ये हमारे पास ना वैल्यूज जो है ना ये बच गई हैं। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये जो चीज लिखी हुई है ये वाली चीज है, इसका इन्होंने ना यू डॉट ये चीज लिख ली, यानी कि इन दो को लिखा है यू डॉट ये लिखा, फिर यू डॉट ये वाली चीज लिख ली, ये यू डॉट ये लिख लिया, फिर यू डॉट ये वाली जो टर्म है ना ये इस जगह पर लिख ली, फिर इसको वी डॉट ये वाली पहली टर्म वी डॉट ये और वी डॉट ये इन्होंने इस तरह करके लिख लिया। अच्छा, अब इसके अंदर हम देखते हैं कौन सी चीज़ मुख्तलिफ है और कौन सी चीज़ सेम है। तो यहाँ अगर हम देखें, ये लिखा है यू डॉट वी क्रॉस यू, ये चीज इसके अंदर ना ये देखें यू इधर भी आ रहा है यू इधर भी आ रहा है, ये आपस में ना इंटरचेंज हो सकते हैं। मसलन इसको हम इधर लिख सकते हैं, इसको हम इधर लिख सकते हैं, तो ये दो चीजों के दरमियान में अगर क्रॉस आ रहा हो ना वो जीरो के बराबर होता है, इसने जीरो हो जाना। ये यू और ये यू आ रहा है बीच में क्रॉस आ रहा है, ये जीरो हो जाएगा। इसके अंदर दो वी आ रहे हैं और एक बीच में क्रॉस भी आ रहा है, ये जीरो हो जाएगा। इसमें भी दो वी हैं और एक क्रॉस है, ये जीरो हो जाएगा। ये वाली चीज जो है ना ये जीरो नहीं होगी, ये वाली बच जाएगी क्योंकि ये मुख्तलिफ है। तो इसको हम लिख सकते हैं यू वी डब्ल्यू और इसको भी लिख सकते हैं यू वी डब्ल्यू, लिखा जा सकता है, ये टू टाइम्स ना यू वी डब्ल्यू बन जाएगा। तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर कह रहे हैं कंसीडर अ पैरेललोपीपेड, एक पैरेललोपीपेड कंसीडर करें और ये हमारे पास u वेक्टर v वेक्टर और w वेक्टर गिवन है। इफ द बेस ऑफ पैरेललोपीपेड इज डिफाइंड बाय द वेक्टर u v, कह रहे हैं जो बेस है ना उस जगह पर u और v बेस के ऊपर दिया हुआ है, तो इसका मतलब जो u v और w जो होगा ना वो ऊपर की तरफ होगा। तो बेस के अंदर ये दो चीजें ना ये गिवन है, तो यू वी डब्ल्यू लिखा, तो सबसे पहले इन्होंने ना यू और वी लिया, तो ये हमारे पास ना इसकी बेस जो है ना वो वाली साइड आ जाएगी। फिर आपने यू को डब्ल्यू के साथ ले लेना, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर इनकी आप मैग्नीट्यूड लें यू डॉट यू क्रॉस वी, ये आ गया। फिर आपने क्या किया यू डॉट और ये जो चीज है हमारे पास है वी क्रॉस डब्ल्यू, इन दोनों का ना डॉट ले लिया, ठीक है, यानी कि ये जो दो टर्म्स है ना इनका हमने डॉट लिया। किस किस चीज का, एक ये हमारे पास आ गया यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, यानी कि वो जिस तरह होता है ना हमारे पास वो तीनों जो वैल्यूज होती हैं यू भी है वी भी है और डब्ल्यू भी है, तो इसको हम इस तरह करके लिखते हैं। तो इसका आपने क्या लेना है, इसकी आपने मैग्नीट्यूड लेनी है, ठीक है। और नीचे जो आपने डिवाइड करना ना वो करना है यू क्रॉस वी के साथ, जो इसकी बेस होगी ना जो उन्होंने बताया था, बेस जो है ना वो यू और वी बना रहा है, तो उसके साथ आपने ना डिवाइड करना, तो हमारे पास ना हाइट आ जाएगी। तो हमने क्या किया पहले ना यू क्रॉस वी जो है ना ये हमने लिख लिया, तो फिर इसकी हमने क्या की जी वैल्यू निकाल ली और बाद में इसकी हमने मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। और फिर ये ऊपर यू को ये जो वैल्यू थी ना ये इधर इन्होंने सही तरह जरा लिखी नहीं हुई है, इस जगह पर ना वी आना था, वी क्रॉस डब्ल्यू, यू की जगह पर क्या आना वी आना, क्योंकि फिर इसका हमने यू के साथ डॉट लेना ना, ये जिस जो इस जगह पर लिखा हुआ है ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी और ये वाली वैल्यू इस जगह पर आ जाएगी, ये फिर आंसर आएगा। फिर इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे 301 की मैग्नीट्यूड 301 ही होती है, बाकी इसका जो जवाब आया यू क्रॉस वी की मैग्नीट्यूड का वो ये आया, इससे डिवाइड कर देंगे। फिर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके इन्होंने लिखा है, तो नीचे अगर सेम हो तो एक बार लिख कर उसकी पावर क्या लिखते हैं जी टू लिखते हैं, ये पावर टू और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो 10 था इसने सॉल्व होना था। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 11, वो कह रहे हैं मैकेनिक अप्लाई अ फोर्स, एक मैकेनिक है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है जी 50 पाउंड्स अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसके अलोंग ना वो 50 पाउंड जो है ना फोर्स लगा रहा है। जो रेंच कनेक्ट टू अ बोल्ट, बोल्ट के साथ ना एक रेंच उन्होंने ना कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद पॉइंट ऑफ द रेंच इज एट द ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर ना उस रेंच का जो पॉइंट है वो उन्होंने बताया हुआ है। एंड फोर्स इज अप्लाइड, और जो फोर्स है ना वो इतनी अप्लाई हो रही है, डिटरमाइन द टार्क,
और जो टार्क है ना वो आपने मालूम करना है जो फोर्स की वजह से हो रहा है पीवट पॉइंट के ऊपर। मसलन इस जगह पर एक नट है, इसके साथ उन्होंने ना यूं रेंच जो है वो लगाया हुआ है। तो ये जो रेंच है इधर, ये बस है कोई रेंच की हमने शेप सी बना दी है, इसका ये पीवट पॉइंट है। पीवट पॉइंट के गिर्द जो टार्क है ना वो हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम कहते हैं जी पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, आर की जो पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम द पीवट पॉइंट से वेयर द फोर्स इज अप्लाइड, इस जगह पर फोर्स लग रही है, और इसका जो पीवट पॉइंट है और फोर्स किस जगह पर लग रही थी। हाँ जी, फोर्स इधर से जरा एक बार पढ़ लेते हैं। मैकेनिक अप्लाई अ फोर्स 50 पाउंड, 50 पाउंड की फोर्स लग रही है और एक्स एक्सिस के अलांग जो है ना लग रही है। ये मैंने वाई एक्सिस के अलांग लगाई है। अगर इसको मैं ऊपर की तरफ बना दूं ना, इसकी ये जो पकड़ने वाली जगह ऊपर की तरफ, तो ये इसकी फोर्स है एक्स एक्सिस के अलांग लग जाएगी जो बोल्ट के साथ कनेक्ट हुआ होगा। उसके बाद कह रहे हैं पॉइंट ऑफ रेंच इज एट ओरिजिन, ये ओरिजिन वाली जगह पर ना रेंच उन्होंने लगाए। तो ये 0 0 0 ओरिजिन वाली पॉइंट है, और जो फोर्स लग रही है वो इस पॉइंट के ऊपर लग रही है। तो ये जो पॉइंट है इधर, मेरे ख्याल से ये पूरा नजर नहीं आ रहा है, ये अब नजर आ रहा है जी। ये पॉइंट जो है ना ये है 0 2 और 3, ये पॉइंट है। तो अब ये काम सिंपल हो गया, यानी कि ये चीज हमारे पास आर के बराबर होगी। तो जीरो में से जीरो निकालेंगे, जीरो ही आ जाएगा। टू में से जीरो निकालेंगे, टू आ जाएगा। थ्री में से जीरो निकालेंगे तो थ्री आ जाएगा। ये हमारे पास आर आ गया। और ये जो फोर्स है ये हमारे पास आ गई। उन्होंने कहा था अलॉन्ग एक्स एक्सिस लग रही है, इस वजह से ये पहली चीज एक्स है वो 50 हो जाएगी, और वाई और जेड जो है ना वो 0 0 हो जाएंगे। तो ये इस तरह करके ना हमारे पास आर क्रॉस एफ बनेगा। आगे इसको सॉल्व करना आपको आता है। डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 150 और ये -100 जो लग रही है जी, फोर्स लग रही है या ये जो क्वेश्चन थे ये किसके अंदर थे जी, ये फुट के अंदर थे, तो ये फुट लिख देंगे। और साथ क्या आ जाएगा, पाउंड आ जाएगा, क्योंकि ये आर क्रॉस एफ है ना, तो आर की जो वैल्यू है वो फुट के अंदर है और फोर्स की वैल्यू पाउंड के अंदर है। तो फुट मल्टीप्लाई पाउंड जो है ना वो लिख देंगे। अच्छा, अब हमने ना द टार्क प्रोड्यूस बाय फोर्स अबाउट द पीवट पॉइंट, जो पीवट पॉइंट है उसके गिर्द जो फोर्स लग रही है ना वो हमने मालूम करनी है। तो मसलन टार्क हमने मालूम करना है। टार्क का फार्मूला टी एक्स का स्केयर, टी वाई का स्केयर और टी जेड का स्केयर। तो इसके जो है ना टार्क का जो एक्स कंपोनेंट है वो 0 है, वाई कंपोनेंट 150 है, और जो इसका जेड कंपोनेंट है वो -100 है। तो इसके यूं स्केयर लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसको अगर मजीद सॉल्व किया जाए तो ये आ जाता है, यानी कि ये 2500 और साथ ये डॉट जो है ना 13, इसको इधर लिख लिया तो 2500 का अगर स्केयर रूट लें तो वो 50 होता है। ये हमारे पास ना जो टार्क है उसका ये आंसर जो है ना आ गया। तो इसको अगर हम यूं 13 का स्केयर रूट लें तो वो इस चीज के बराबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास इसका ना फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो कह रहे हैं अ ड्रोन फ्लाइज फ्रॉम पॉइंट दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एक ड्रोन है वो इस पॉइंट से ना इस पॉइंट तक फ्लाई कर रहा है विद ईच यूनिट रिप्रेजेंट अ मीटर, इसका हर जो यूनिट है ना वो मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पिछले क्वेश्चन में वो फुट को ना रिप्रेजेंट कर रहा था। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट द ड्रोन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द फ्लाइट, तो वो उसने कितना जो है डिस्प्लेसमेंट उसकी मैग्नीट्यूड बताएं अपनी फ्लाइट के दरमियान, जो उसने फ्लाइट की है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया। तो इसको हम नाम दे देते हैं x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2 का नाम दे लेते हैं। अब जब हमने डिस्टेंस निकालना है ना वो किस तरह निकलेगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, तो ये हमारे पास d आ गया। अब इस डिस्टेंस की हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो क्या करेंगे जी, डी की मैग्नीट्यूड बराबर है डी एक्स का स्केयर, डी वाई का स्केयर, डी जेड का स्केयर। तो इसका ये आंसर आ जाएगा जी, 41 का स्केयर रूट आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहे हैं अ वेक्टर यू वेक्टर शोज हाउ मैनी बेल्ट्स पैंट एंड शर्ट्स वर सोल्ड एट अ स्टोर, यानी कि ये शो कर रहा है कि कितने बेल्ट, कितनी पैंटें और कितनी जो शर्ट है ना वो स्टोर के अंदर ना बेची गई हैं। द वेक्टर डब्ल्यू जो है वो इसके बराबर शोज द प्राइस, यानी कि ये जो वेक्टर है ये प्राइस को शो कर रहा है।
और ये जो चीजें हैं ना ये शो कर रही हैं कि कितनी जो है ना पैंट शर्ट, बेल्ट पैंट और शर्ट जो है ना वो बेची गई हैं। तो उसके बाद कह रहे फाइंड u.v, u.w जो है ना वो आपने फाइंड करना है, और एक्सप्लेन व्हाट रिजल्ट है लास्ट इन रियल लाइफ, और बताएं कि जो रिजल्ट है ना वो हमें क्या शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ना ये जो यू वेक्टर है ये लिख लिया, ये जो चीजें बिकी हैं वो हैं, और ये जो उनकी प्राइस है, ठीक है, ये हमने ना वो लिख लिया। अब हम इसका ना डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। जब इसका डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो आई ने आई से मल्टीप्लाई होना, जे ने जे के साथ और के ने के साथ। तो कह रहे हैं द रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है रिप्रेजेंट द टोटल रेवेन्यू, ये टोटल रेवेन्यू को यानी कि जो उन्होंने जो उनके पास पैसे आए हैं उसको ये शो कर रहा है, जनरेटेड बाय सेलिंग द बेल्ट पैंट एंड शर्ट। जो पैंट और बेल्ट और शर्ट के बिकने की वजह से जो रेवेन्यू आया, जो उन्होंने पैसे कमाए, ये वो हैं। इन द रियल लाइफ दिस कैलकुलेशन टेल्स द स्टोर ऑनर द टोटल सेल्स अमाउंट फ्रॉम दीज आइटम। तो ये बता रहा है कि सेल हमारी कितनी हुई है। अगर हमारे पास 50 जो है ना यूनिट बेल्ट के बेचे गए हैं, तो उन वो कितने के बिके हैं जी? 1500 के बीच बिके हैं। दूसरे नंबर पर पेंटें थी, वो 3500 की बीच की बिकी हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास कौन सी चीज थी? शर्ट थी, वो इतने जो है ना पैसों की पैसों के हिसाब से बिकी हैं। तो जब इनका हमने ये हिसाब लगाया तो ये हमें फिर पता चला कि ये एक की ये कीमत थी, और 50 उन्होंने बेची हैं, तो टोटल जो है ना इतने पैसे बेल्टों से आ गए, इतने पैसे जो पैंट है उनसे आ गए, और इतने पैसे शर्ट से ना ये आ गए हैं। तो ये हमें ना डॉट प्रोडक्ट इस चीज को शो कर रहा है। यानी कि जिस तरह वो मल्टीप्लाई किया जाता है, मसलन 5 चीजें हैं और हर चीज की कीमत कितनी है जी? 20 रुपये है, तो टोटल कितने हो गए जी? 100 रुपया। ये 100 रुपये कमाए हैं, तो 5 चीजें भी की हैं, और हर एक की कीमत कितनी थी? 20 रुपये थी। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई हो या डॉट हो, उसका मतलब एक ही होता है। अच्छा, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं अ फोर्स एफ, ये फोर्स है, ये अप्लाई हो रही है एक पॉइंट के ऊपर इन 3D स्पेस, 3D स्पेस के अंदर। द पीवट पॉइंट इज एट द एट एम, जो पीवट पॉइंट है जिसके गिर्द उसने घूमना है, जो जहां पर टार्क बनेगा, वो जो पीवट पॉइंट है वो एम, मैं कैलकुलेट द टार्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स अबाउट द पीवट पॉइंट एम, एम के गिर्द जो लग रही है। मसलन ये पीवट पॉइंट है, इधर ये एक पॉइंट पी है, इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की हुई है। तो ये जो हमारे पास आर होगा ना वो किसके बराबर होगा? एम पी के बराबर होगा। तो एम पी का मतलब क्या है जी? ओ पी माइनस ओ एम। तो सबसे पहले ओ पी हमने बना लिया, ये आई जे के लिख कर ये ओ एम बना लिया। फिर आर किसके बराबर होगा? ओ पी माइनस ओ एम। तो ये हमारे पास ना आर की वैल्यू आ जाएगी, ये एफ की वैल्यू है। तो अब हमने क्या करना? आर क्रॉस एफ मालूम करना। तो ये 1 - 3 और 7, ये इधर लिख दिया 20 - 10 और 30, और ये हमारे पास टार्क आ गया। तो ये हमने बता दिया, इसका जो पीवट पॉइंट है वो -20, 110 और ये 50 इस जगह पर आ जाएगा। तो ये टार्क किस तरह आ जाएगा? फिर हमने ना टी एक्स का स्केयर प्लस टी वाई का और टी जेड का स्केयर करके ना इसको करना, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा। अब इसको जरा मजीद सॉल्व करेंगे। ये 15,000 है, 100 जरा 150 लिख लेंगे, 100 का स्केयर रूट 10 होता है। फिर 150 को 25 मल्टीप्लाई 6, 25 का फिर 5 बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर 15 × स्केयर रूट 6 इसके बराबर है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 122.45 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 15। अब कह रहे हैं इलेक्ट्रिक शॉप सेल 3 टाइप्स ऑफ अप्लायंस। अप्लायंस का मतलब कोई बिजली वाला जो सामान है, कोई चीजें हैं, इस्त्री है, फ्रिज है, कोई इस तरह की चीजें उन्होंने ना वो बेची हैं। मसलन पंखा बेचा है, हीटर बेचा है, ओवन बेचा है। द मंथली सेल्स क्वांटिटीज और एक 500 यूनिट बिके हैं, एक 300 यूनिट बिके हैं, और एक 200 यूनिट। यानी कि पंखे जो है वो 500 बिके हैं, हीटर 300 बेचे गए, और 200 अवन बेचे हैं। द प्रॉफिट पर यूनिट फॉर ईच अप्लायंसेस, ये जो सबसे पहले उन्होंने फैन बेचा है ना, इसके ऊपर 500 उन्हें प्रॉफिट हुआ, दूसरे के ऊपर 300 हुआ, और इसके ऊपर 2000 हुआ हर पीस के ऊपर। तो रिप्रेजेंट द मंथली सेल क्वांटिटीज एंड द प्रॉफिट पर यूनिट
एज अ वेक्टर, यानी कि आपने प्रॉफिट जो है ना वो मालूम करना, टोटल मंथली प्रॉफिट यूजिंग वेक्टर ऑपरेशन वो मालूम करना। तो ये हमने सबसे पहले ना बनाते हैं सेल। तो सेल हमारे पास हुई है जी 500, 300 और 200। फिर जो इनका पर यूनिट हमारे पास प्रॉफिट आया, तो सबसे पहले फैन है, इसके ऊपर भी 500 का प्रॉफिट है। दूसरे नंबर पर क्या था, हीटर के ऊपर 400 के, ओवन के ऊपर 300, 2000 का प्रॉफिट है। तो ये हमने ना इसके यूनिट वेक्टर बना लिए हैं। अब इसके जिस टाइम हमने टोटल प्रॉफिट निकालना, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाली चीज इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इधर और ये इधर हो जाएगी। तो 500 मल्टीप्लाई 500, 300 मल्टीप्लाई 400, 200 मल्टीप्लाई 2000। तो ये हमारे पास इनके मल्टीप्लाई का आंसर आएंगे, उन्हें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7,70,000 रुपये। तो ये टोटल जो है ना प्रॉफिट आ जाएगा जो इस सारे चीजें बेचने से आएगा। तो इस तरह ये जो एक्सरसाइज नंबर हमारे पास थी 14.4, इसने सॉल्व होना था। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।